इन दिनों देश के कई इलाके साइबर क्राइम और फर्जी कॉल्स का गढ़ बन गए। इनमें से ज्यादातर के बारे में आपको जानकारी है और उनके खिलाफ शिकायत होने पर पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन अब एक नए तरह का स्कैम भी सामने आया है। ऐसे फर्जी कॉल्स आ रहे हैं जिनको ट्रेस करना या जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना मुश्किल होता है, संभव नहीं होता है। दरअसल जो स्कैमर्स हैं वो नॉर्मल कॉल की जगह लोगों को व्हाट्सएप कॉल करके अपना निशाना बना रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है वो भी यहाँ पर आपको बताते हैं कि क्या फ्रॉड का जो नया तरीका है वो बन गए हैं मिस कॉल। दरअसल हो ये रहा है कि इंटरनेशनल नंबर से स्कैम कॉल्स जो हैं वो लगातार लोगों के नंबर पर आ रहे हैं। व्हाट्सएप पर ये स्कैम कॉल्स जो हैं वो आ रहे हैं। अमूमन आपको नंबर भी हम बता रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ के हो सकते हैं। +84 जो कोड होता है कंट्री कोड वियतनाम का है, +62 जो इंडोनेशिया का होता है, +223 जो मालदीव्स के माली का है। इस तरह के नंबरों से कॉल आ रहे हैं। VoIP नेटवर्क के माध्यम से व्हाट्सएप कॉल आते हैं। तो किसी भी देश से कहीं से भी मुफ्त व्हाट्सएप कॉल संभव है, ये हम सब जानते हैं। तो ऐसे में देश में बैठे फ्रॉड भी इंटरनेशनल नंबर खरीद कर इस तरह के स्कैम्स को अंजाम दे रहे हैं। यूट्यूब पर लाइक बटन प्रेस करने जैसा जॉब का ऑफर जो है वो भी लोगों के सामने आ रहा है। और जब जाल में लोग फंस जाते हैं तो उसके बाद वो ऐप इंस्टॉल करने को कहते हैं, टेलीग्राम चैनल में शामिल किया जाता है और बाद में जो लोग फंस जाते हैं उन्हें स्टॉक में या क्रिप्टो करेंसी के जरिए निवेश करने के लिए कहा जाता है और उसके बाद उन्हें ठग लिया जाता है। फ्रॉड होने के बाद कॉल ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। इंटरनेशनल कॉल देखकर लोग घबरा भी जाते हैं और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि हमारे जो अकाउंट्स हैं, हमारे जो पैसे हैं या जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो कहीं लीक ना हो जाए, उनका कोई गलत इस्तेमाल ना हो जाए, वो खो ना जाए हमारे साथ। तो हमारे साथ खास मेहमान इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जितेंद्र जैन हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ पवन दुग्गल साहब हैं, वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने। जितेंद्र, सबसे पहले मैं यहाँ पर आप ही के पास आना चाहूंगी। ये मिस कॉल लोगों को काफ़ी परेशान अब करने लगे हैं। हमारे दफ्तर में भी कई लोग हैं, मुझे भी आए हैं ऐसे कॉल्स अलग अलग नंबरों से। और अब ये मसला क्या है, सबसे पहले ये समझाएं, ये हो क्या रहा है? नहीं, पिछले करीबन 10 दिन में 10 से 12 मैसेज और 5-6 कॉल मुझे भी आए हैं। जी। और पूरा का पूरा स्कैम है ये। +1 के नंबर से +92 हर मतलब मोस्टली कंट्रीज जो बाहर के नंबर से जो वर्चुअल नंबर लेके व्हाट्सएप एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद आपको मिस कॉल मारी जाती है। आप कॉल बैक करते हैं तो कोई फोन उठाता नहीं है। फिर एक मैसेज आता है कि हमारे पास आपके लिए एक वर्क फ्रॉम होम का ऑफर है, एक जॉब है, आपको यूट्यूब पे कुछ वीडियोस लाइक करने हैं या कुछ पोस्ट लाइक करने हैं और आपको इस काम के लिए 250 रुपए मिलेंगे। और कुछ लिंक्स भेजे जाते हैं फर्जी और शुरू में लोगों को 200-300 रुपए दिए भी जाते हैं। पर वो देने के लिए पहले उनकी अकाउंट की डिटेल्स मांगी जाती हैं, उनका आई कार्ड मांगा जाता है, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो आप 200 रुपए के बदले में अपना सारा का सारा जो बैंकिंग इंफॉर्मेशन इस तरह का है वो उनको देते हैं। फिर तो साथ में इस स्कैम के साथ साथ एक दूसरा स्कैमर भी उनको कांटेक्ट करता है जिसके पास उनकी बैंक की जानकारी है। वो अलग स्कैम है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं कि आप रोकना चाहते हैं तो ओटीपी दे दीजिए। इस इस्तेमाल का इस इंफॉर्मेशन जो अभी आपने दी यहाँ पे 200 रुपए के लिए, उसका इस्तेमाल एक दूसरा स्कैमर कर रहा है। और ये जो पहले स्कैमर हैं ये फिर आपको आगे बोलते हैं कि देखिए अभी आपको पर वीडियो 200 रुपया मिल रहा है, अगर आप 10,000 का एक प्रीमियम अपना स्टेटस अपग्रेड करेंगे तो आपको एक वीडियो लाइक करने का 400 रुपए मिलेगा। तब भी पैसे दिए जाते हैं। तो 15-20 दिन में एक ऐसा समय आता है जब व्यक्ति जो है अपना 20-25-50 हजार रुपए लगा चुका होता है। फिर स्कैम शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि देखिए वो कुछ एरर आ रही है, अगर आप 50,000 रुपए और डिपॉजिट करेंगे तभी आपको एक साथ अगले रेट के ऊपर पूरा पैसा मिलेगा। मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने 5-5 लाख रुपए, 6-6 लाख रुपए स्कैम के अंदर खो दिए और कोई कार्रवाई इसके ऊपर फोन को रोकने के लिए मुझे नहीं लगता इस समय सरकार की तरफ से कोई हो रही है। और वो दिक्कत भी इसलिए कि ये VoIP कॉल से, व्हाट्सएप कॉल से, अगर नॉर्मल GSM नंबर पे कॉल आ रहा था तो सिम बंद कर देते और ये नंबर भी बाहर के हैं। पर इसमें जो सबसे बड़ी जो एक कार्यवाही सरकार कर सकती है, जब भी इस तरह का स्कैम होता है, जब भी इस तरह का कहीं पे पैसे का आदान प्रदान होता है तो लोकल बैंक अकाउंट का, भारत के किसी बैंक अकाउंट का या वॉलेट का इस्तेमाल किया जाता है। वहां मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरह उस चीज को कार्रवाई करने में विफल रही है। लोग फर्जी अकाउंट लोगों के किराए पर लेके, जनधन अकाउंट पुराने गरीबों के किराए पर लेकर उस पर स्कैम कर रहे हैं। कई लोग फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट पे अकाउंट खुलवा रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर किसी भी व्यक्ति का अकाउंट के अंदर अगर फ्रॉडुलेंट KYC पाया जाए तो बैंक के खिलाफ और व्यक्ति के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि ये स्कैम लिटरली बंद हो। क्योंकि सरकार को हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये नंबर्स को ब्लॉक करना या इंटरनेशनल नंबर को ट्रैक करना उनके शायद एक समस्या हो सकती है, समय लगता है। मगर भारत के अंदर जो लोकल बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल या वॉलेट्स का इस्तेमाल स्कैम के लिए किया जा रहा है, मुझे लगता है वो पूरी जिम्मेदारी सरकार की है, हमारे बैंकिंग संस्थानों की है और हमारे समाज की भी है कि सरकार जब KYC इनेबल बैंकिंग वेरिफिकेशन करना चाहती है, आधार इनेबल बैंक अकाउंट लिंकिंग करना चाहती है, तो हम ही लोग खड़े हो जाते हैं कि हमारा प्राइवेसी का हनन हो जाएगा, हम आधार क्यों दें, हम बायोमेट्रिक क्यों दें।
तो मुझे लगता है कि आप जैसा बोएंगे वैसा भुगतेंगे। अगर आप आज के जमाने में अगर बायोमेट्रिक इनेबल केवाईसी का विरोध करेंगे तो ये फर्जी सिम भी लोग लेंगे, फर्जी बैंक अकाउंट भी खोलेंगे और फ्रॉड भी होंगे। तो मुझे लगता है जो समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, जो 10-20 हजार रुपए खो दे रहा है इन स्कैम्स के अंदर, जिसके लिए कोई पुलिस की सहायता या बैंकिंग संस्थानों की कोई सहायता अवेलेबल नहीं है, उसके हितों को ध्यान में रखते हुए पूरे समाज को भी फैसला लेना चाहिए सरकार के साथ कि हम हमारे सारे बैंक अकाउंट्स का और सिम कार्ड्स का हम बायोमेट्रिक इनेबल केवाईसी करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। पवन दुग्गल साहब, ये वो वाली स्थिति है कि तू डाल डाल मैं पात पात की, जैसे जैसे हम नए नए तरीके अपनाते हैं कि अब इस ठगी से इस तरह से बचा जा सकता है, उस स्कैम से उस तरीके से बचा जाता है, तो ये जो स्कैमर्स हैं ये नए तरीके अपना कर ले आते हैं। अब ये जो व्हाट्सएप क्योंकि VoIP नेटवर्क के माध्यम से चलता है, बिना किसी खर्चे के कॉल कर सकते हैं, तो अब ये कि नया तरीका यहाँ पर सामने आया है और बहुत सारे लोग हैं आपके हमारे जैसे कई बार पढ़े लिखे लोग जो अवेयर होते हैं वो भी फंस जाते हैं। देखिए, हमको समझना होगा कि कोविड-19 के बाद अब साइबर क्राइम का गोल्डन युग शुरू हो चुका है और ये गोल्डन एज साइबर क्राइम की अगले कई दशकों तक चलने वाली है। हम में से हर व्यक्ति साइबर क्राइम का शिकार हो सकता है और एक पोटेंशियल शिकार है। लिहाजा अगर हम अपनी आंखों को, अपने कानों को पूरी तरीके से खुले रखेंगे, सूझबूझ, जानकारी और ड्यू डिलिजेंस अपनाएंगे, तो संभावित तौर पर आप इस तरह के साइबर क्राइम के शिकार बच सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हमको लगता है कि मुफ्त में हमें कुछ चीज मिल जाए। प्रॉब्लम ये लगती है कि साहब कोई हमें मुफ्त में पैसा दे दे, कोई हमको कुछ मुफ्त में कोई हमें बेनिफिट दे दे, उसके लिए हम उल्टे भी टंग जाते हैं। कहीं ना कहीं इस छोटे प्रलोभन से बचना होगा, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स आपको पैसे का प्रलोभन देंगे, कुछ पैसे आपकी जेब में डालेंगे भी और फिर आपका विश्वास जीत करके आपको ही फिशिंग का शिकार बनाएंगे और आपके लाखों रुपए उड़ा ले जाएंगे। तो मुझे लगता है जागरूकता की बहुत कमी है, एक कानून की कमी है। कानून समझने की बात तो यह है कि भारत के पास आज भी कोई साइबर क्राइम को निपटने के लिए विशिष्ट कानून, विशिष्ट लॉ मौजूद नहीं है। हाँ, भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में हम लोगों ने कुछ ऑफेंसेस को परिभाषित किया है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि 2008 में हमने अधिकांश साइबर क्राइम्स को भारतवर्ष में जमानती अपराध बना दिया। ये भी अब जो अपराध हो रहे हैं एट द बेस्ट बेलेबल ऑफेंस बनते हैं, तो लोगों के दिलों में कोई डर, कोई दहशत नाम की चीज है ही नहीं। दूसरी बात, 2008 के संशोधनों के बाद IT एक्ट में भारत में साइबर क्राइम का अकाल प्रारंभ हो चुका है। आज साइबर क्राइम कन्विक्शंस लेना एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण बात बन जाती है और क्योंकि कन्विक्शन नहीं होती, आम व्यक्ति विशेष की जो ट्रस्ट वैल्यू है इम्प्लिसिट सिस्टम में, वो कहीं ना कहीं इरोड होती है। तो मुझे लगता है कानून को आप सशक्त करें, जो वर्तमान कानून है उसे इफेक्टिवली इन्फोर्स करें, जागरूकता की लेवल्स को बढ़ाएं और आम जनता जनार्दन या जनता के जो नुमाइंदे हैं उनको जरूर बताएं कि साहब साइबर क्राइम किस प्रकार से नए अवतारों से आ रहा है और आपको क्या क्या कदम उठाने हैं साइबर क्राइम से बचने के लिए। बिल्कुल। जितिन, यहाँ पर कुछ तरीके जो अब तक जनता जान चुकी है उसमें ये कि आप DND लगाकर अनचाहे कॉल्स जो हैं उनको ब्लॉक कर सकते हैं और ये भी कहा जाता है कि संदिग्ध जो ऐप होते हैं उनको डाउनलोड ना करें, बचें ऐसे अलग अलग ऐप्स को जिनको लेकर आपको जानकारी नहीं है उनको डाउनलोड करने में। और क्या सावधानियां बरतनी होगी और जो इस तरह के कॉल्स आ रहे हैं, सबसे पहले जो व्हाट्सएप कॉल्स आ रहे हैं, इनको लेकर इस वक्त क्या कुछ किया जाना चाहिए, लोगों को सबसे पहले वो बता दें ताकि ये जानकारी रहे कि इस चीज़ से बचा जा सकता है। देखिए दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा, मगर कि DND से आप उसमें रजिस्टर करवाएं, आप सस्पिशियस ऐप इंस्टॉल ना करें। अब समस्या DND के साथ ये है कि मैं भी आज DND में रजिस्टर्ड हूँ, उसके बावजूद मुझे व्हाट्सएप पे या नॉर्मल कॉल्स के ऊपर, SMS के ऊपर इतने स्पैम कॉल्स आते हैं प्रॉपर्टी के लिए, लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए, और उसके ऊपर ट्राई की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। आप भी अगर आप सुबह शाम देखेंगे, आधे तो बैंकिंग अलर्ट आपके इसलिए मिस हो जाते हैं, कम से कम 50-60 सुबह स्पैम मैसेजेस आपको शॉपिंग के, क्रेडिट कार्ड के, ऑफर के, वेदर के, पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं, और ट्राई उसके ऊपर एक मूक दर्शक बना देख रहा है। जिसकी जिम्मेदारी है कार्यवाही करने के लिए, वो संस्थान आज पूरी तरह अपनी इस जिम्मेदारी में स्पैम को रोकने में विफल हो चुका है। दूसरी बात, अब सस्पिशियस ऐप ना इंस्टॉल करो। ज्यादातर लोग आज इसके बारे में साक्षर भी हैं, करते भी नहीं, और अगर वो अननोन सोर्स से कोई ऐप है तो गूगल भी उसको रोकता है। ये जो स्कैम है इसमें समस्या ये है कि व्हाट्सएप के ऊपर हो रहा है, ये रेप्यूटेड ऐप है और व्हाट्सएप के अंदर इस तरह की कॉल फिल्टर की कोई फैसिलिटी नहीं है कि आप DND जो है वो GSM कॉल के लिए है, ऐप बेस्ड कॉल्स के लिए DND का कोई उस पर इफेक्ट नहीं है। वो एक तरह से नेशनल सर्विस है GSM कॉल के लिए।
तो अब मुझे ये लगता है कि हमारे को ये देखना है कि किस तरह से हम एक समस्या को वो देखें कि अगर कोई भी नंबर स्पैम में रिपोर्ट होता है, स्कैम में रिपोर्ट होता है, तो कम से कम तुरंत उसको जो है सस्पेंड किया जाए। अभी तो हालत ये है कि आप इंटरनेशनल नंबर छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के लोकल नंबर से इतने सेक्सटॉर्शन स्कैम किए जा रहे हैं। कई लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने उसके ऊपर रिपोर्ट किया, मेरी निगरानी में उन्होंने 1930 पे रिपोर्ट किया और 6 महीने बाद भी वो लोग और लोगों को स्कैम कर रहे हैं उसी नंबर से। तो अब इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि इंटरनेशनल नंबर है इसलिए हो आया या हमने क्या नहीं किया। कानून में व्यवस्था है, 1930 के ऊपर हेल्पलाइन है, यूजर ने रिपोर्ट किया है, उसके बावजूद अगर 6 महीने से वो नंबर चल रहा है तो किसी न किसी को तो जिम्मेदार उसके लिए आपको ठहराना होगा। तो मुझे लगता है कि पवन जी कह रहे थे कि कानून के अंदर वैसे भी व्यवस्थाएं इस समय कम है, पर जो व्यवस्था आज है निर्धारित है, जिसकी जो परिभाषित अपराध है और जिसके लिए सरकार ने एक तरह से पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी बनाया है, उसमें रिपोर्ट करने के बाद भी हमें अगर वो नहीं रुक रहा है तो किसी ना किसी की जिम्मेदारी आपको तय करनी होगी कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है। आज आप बजट लेके साइबर सुरक्षा के चले जाइए, कम से कम 5 एजेंसियां लाइन में लाके खड़ी हैं कि मेरी जिम्मेदारी है, बजट मुझे दे दीजिए। मगर जब जिम्मेदारी फिक्स करने की बात आती है, अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। बिल्कुल पवन जी, यहाँ पे आखिरी सवाल, मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी, आपसे भी ये समझना चाहूंगी कि अगर अब फ्रॉड हो ही गया है किसी के साथ तो पहला कदम उन्हें क्या उठाना होगा, कम से कम ये जानकारी भी रहे कि कहाँ जाकर वो रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर मामलों में पैसा वापस आ नहीं पाता लेकिन कई बार आ भी जाता है। अगर आपके यहाँ फ्रॉड हुआ है तो पहला कदम तो ये आपने करना है कि आपने चुप नहीं बैठना। दूसरा, अगर ये फ्रॉड हुआ है तो तुरंत सबसे पहले 1930 पे कॉल करना है, 1930 जो राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर पुलिस अधिकारी मैन करते हैं। अगर वो आपका फोन उठाते हैं, मैं वो कह रहा हूं, अगर उठाते हैं तो संभावित तौर पे अगर आपकी बैंकिंग चैनल में पैसा होगा तो ब्लॉक कर पाएंगे और ब्लॉक कर गए तो पैसा रिटेन रह जाएगा। तीसरा, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट कर सकते हैं, लोकल थाने में जा सकते हैं, लेकिन पहले 72 घंटों में लिखत में अपने बैंक को, क्रेडिट कार्ड कंपनी को शिकायत जरूर दीजिए कि साहब ये मेरा ट्रांजैक्शन नहीं है, ताकि आपको जीरो लायबिलिटी नोटिफिकेशन का बेनिफिट मिल सके। आरबीआई कहता है कि अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है जो आपने नहीं करी है तो बैंक की जिम्मेवारी है कि वो तमाम सारा पैसा आपको देगी। बैंक जलेबी की तरह आपको घुमाएगा, लेकिन अगर आप परसिवियरेंस करते रहेंगे, पैरवी करते रहेंगे, तो लाजमी सी बात है आपको आरबीआई नोटिफिकेशन के तहत पैसे मिल पाएंगे। और हर घटना के साथ सबक सीखना है, मुझसे कहाँ गलती हुई, और आगे से इंश्योर करना है इस तरह की गलती नहीं करनी, क्योंकि अब साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा में सेध है। आजीवन हम लोगों के लाइफ लॉन्ग कंपेनियन होने वाले हैं, हमें सतर्क और सावधान होना। बिल्कुल, तो जिस तरह से जितेंद्र भी कह रहे हैं कि जागरूक होना यहाँ पर बेहद जरूरी है। आप हर किसी ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकते, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप वो ना करें, और अननोन फोन नंबर जो हैं वो तब तक ना उठाएं जब तक कि आपको ये ना विश्वास हो जाए कि शायद ये किसी परिचित का हो सकता है, या फिर आप कोशिश यही करें कि ट्रू कॉलर होता है उसमें वो हो जाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े वक्त निकाला, और उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी। जी जितेंद्र बताइए। दीदी, मुझे लगता है कि सरकार को कदम और उठाना चाहिए। 1930 पर जो भी रिपोर्ट होगी, अगर उसमें किसी भी बैंक का नाम है तो तुरंत उस बैंक को भी वो इन्फॉर्मेशन जाए, और एक नागरिक को धक्के खाने के लिए ना कहा जाए कि आप बैंक में जाके अलग से रिपोर्ट लिखाएं, और उस समय के बाद अगर उस बैंक अकाउंट से पैसा आगे जाता है तो वो जिम्मेदारी सरकार की और बैंक की। बिल्कुल, ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार एक के बाद एक फ्रॉड होते जा रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके काम आएगी और आप ध्यान रखेंगे और अपने आप को फ्रॉड से बचाएंगे।